4:46 और 55 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और जैसे हमने आपसे वादा किया था, वादा की खिलाफी तुम करते नहीं है, तो जैसे वादा किया था हमने कि साहब वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जनाब फयाज़ विलाना साहब हमारे साथ होंगे, शाजिया मलिक अनदर वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर, दो जर्नलिस्ट आपस में बात करेंगे आज के पाकिस्तान के हालात पर। फयाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब माजिद जमाल भाई, और शाजिया बहन को भी सलाम, और आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। जी शाजिया जी फयाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने आपको बहुत ही कम टाइम दिया, लेकिन थैंक यू, आपने हमारी जो है इज्जत रखी और हमसे बात की। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, एनी टाइम। अच्छा, नहीं फयाज़ भाई, आप चूँकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, डर बड़ा लगता है आपके साथ जो है ना वो करते हुए। आपने तो बस वही मैं लोगों को कहती हूँ, आपने पाकिस्तान छोड़ दिया, वरना आपने तो फटे चक्के होने थे अभी वहाँ पे। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे हमें बताएं कि ये जो आज जस्टिस बंदयाल ने जो जजमेंट दी है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अच्छा, उन्होंने रूलिंग पे पूरी, आप देखें ना, पूरी हियरिंग के दौरान वो फोकस कर रहे थे डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की जो रूलिंग थी उस पे, उन्होंने उस पे कंसंट्रेट किया, फोकस उस पे किया। लेकिन जब आप इस ओहदे पे, इस पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, बीइंग लाइक डॉक्टर, आप एक मर्ज को देख रहे हैं और आप कहते हैं कि इस बंदे ने ये हरकत की, तो आप उस वजह, किस वजह से उसने हरकत की, आप उस वजह को नहीं टच कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसने जो किया है ये गलत किया है, और आपने उठा के उसके फैसले को आपने फेंक दिया है। बल्कि आपने यही नहीं किया, बल्कि आपने पूरी गवर्नमेंट को, स्पीकर के भी हाथ पांव बांध दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी हाथ पांव बांध दिए हैं, और उन्हें कहा जी कि ये परसों ये आप करें। तो मुझे तो लगता है कि जो हमारी अक्सरियत पाकिस्तानी कौम इस तरह सोच रही है कि ये कोई बड़ी गेम है, और उससे पहले जो अमेरिका की सिचुएशन, डोनाल्ड डू वगैरह की सारी चीजें सामने आई थी, वो भी हो सकती है गेम, और मुझे कोई लोकल गेम भी लग सकती है। लोकल गेम का पता चलेगा जब शहबाज शरीफ साहब बाकायदा हल्फ उठा चुके होंगे, उस वक्त पता चलेगा कि वहां तक कि वाकई कोई गेम लोकल है या नहीं है। क्योंकि ये उनके साथ भी हाथ हो सकता है जो आज जो है मिठाइयों के ऑर्डर दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मे भी इमरान खान साहब वाकई हुकूमत से चले जाएं, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लेना हो और उस वक्त तक उनका सारा कुछ, मियाँ साहब भी पाकिस्तान पहुंच चुके हों और सारा उनके तैयारियां पूरी हो चुकी हों, और उस वक्त अचानक कोई इशारा हो और फिर इनको अपने पैसे बंदे पूरे करने मुश्किल हो जाएं। क्योंकि जो अब तक इन्होंने दिखाए हैं 177 जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के बगैर, विदाउट पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के 177 बन रहे हैं उनके, जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है। उसमें पीएमएलएन के अपने 84 हैं, पीपल्स पार्टी के 56 हैं, एमएमए के 14 और 15 हैं, इस वक्त शायद एमक्यूएम के 7 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 हैं, इंडिपेंडेंट 4 हैं, जेडब्ल्यूपी जमहूरी वतन पार्टी बुगटी का बेटा शाहजहान बुगटी वो एक, और पीएमएलक्यू का एक तारिक बशीर चौधरी जो टूट के गया है, और एएनपी का एक। और तारिक बशीर चौधरी को तो उसकी पार्टी जो है वो फौरन डिस्क्वालीफाई उसकी करवा देगी, तो 175 फिर रह जाएंगे। तो 175 से वो हुकूमत कैसे चलाएंगे? और अगर इमरान खान साहब के जब जाएंगे, क्योंकि आज की जो डिसीजन है उसका जो पैरा 12 है, 12A है शायद, उसमें ये कहा गया है कि वो जब वोट अगेंस्ट करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर 172 रिक्वायर्ड हैं और 173 या 74 पे हुकूमत कल बनानी है शहबाज शरीफ ने, तो वो कितने दिन चलेगी और कैसे चलेगी? तो आई डोंट नो कि हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, क्योंकि हम हर आदमी यही कहता है कि जब इलेक्शन, आज से 1 महीना पहले पूरी अपोजिशन का ये मुतालबा था कि जी इमरान खान इस्तीफा दे और नए इलेक्शन की तरफ जाएं, कौम फैसला करे। उस वक्त तो ये कहते थे सारे। आज अगर ऐसी सिचुएशन बन गई है कि वाकई हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, तो आज जो है वो इक़्तिदार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। इदारे इस तरह तो नहीं करते कि वो इस तरह की सिचुएशन, वो तो वाकई उस तरह जाते हैं। पब्लिक आज अगर इसकी रूलिंग उन्होंने नल एंड वाइट करार भी दे दी थी, इसके बावजूद अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन की तरफ जाएं, तो ओवरऑल लोग मुतमईन होते हैं कि हाँ ये ठीक डिसीजन है, कि हतमी जो है, कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कि आखिरी फैसला अवाम के हाथ में है, लेट्स गो टू द पब्लिक। तो मेरे ख्याल में इस पे अभी ये बात खत्म नहीं हुई, अभी ये बात आगे चलेगी, और शायद फिर दोबारा। ये नहीं है कि अगर जब डिसीजन उन्होंने यही लेना था,
तो एक कोई न्यूट्रल बंदे को, जैसे कोई पुराने चीफ जस्टिस हैं या पुराने कोई भी शख्स है, उसको जो है उन्होंने वज़ीर आज़म बनाना चाहिए था, या की देनी चाहिए थी कि आप पाकिस्तान को टिल द इलेक्शन आप चलाएं, 90 डेज़ हो, 120 डेज़ हो, कुछ भी हो। मगर अगर आप उनके हाथ में दे देंगे तो वो तो जो सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन भी चेंज कर देंगे, हम नैब को भी ख़त्म कर देंगे, और नो, दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट, आई कैन टेल यू, आई कैन शेयर इट विद यू। हतमी फैसले तो खुदा के होते हैं, अल्लाह के हाथ में होते हैं, आखिरी फैसले तो अल्लाह के हैं, लेकिन उनके जहन में जो चीज़ें हैं वो, फॉर एग्जांपल कोर्ट में इनके जो लॉयर थे मखदूम अली खान, उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस को बताया कि जी 12 जमातें मिलकर बनाएंगी। तो चीफ जस्टिस ने भी कहा उस वक्त कि 12 जमातें बनाएंगी और कैसे चलाएंगी, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन उनकी पहला टारगेट उनका ये है कि तमाम केसेस वो अपने उनके खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ और शहबाज शरीफ और जो भी इनके खिलाफ हैं, सारे केसेस खत्म कराएंगे, FIA को हरकत में लाएंगे। नैब वो सिरे से खत्म करना चाहते हैं। जब ये इमरान खान के पास गए थे NRO लेने, तो इन्होंने 34 उस वक्त अमेंडमेंट्स लेके गए थे इमरान के पास, जब पता भी था कि ये सारी नहीं मानेगा हमारी। अब तो उनके अपने हाथ में है, अब तो वो 34 की बजाय 72 अमेंडमेंट्स करेंगे और शायद नैब को खत्म ही कर दें। जरदारी साहब और कुछ एक दो इस तरह के बयान दे चुके हैं कि नैब की जरूरत नहीं है, हमें नैब खत्म करें। तो मे भी वो उस हद तक चले जाएं, एक तो वो होगा। इसके अलावा उन्होंने EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वो सख्त खिलाफ हैं, वो कहते हैं ये खत्म करें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो जो ही आप क्लोज करेंगे मशीन, अगले सेकंड में आप क्लिक करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो दरमियान में वो जो बक्से वगैरह इधर उधर होते हैं, चोरी होते हैं, और जो धांधली के चांसेस खत्म हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। तो EVM को वो खत्म करेंगे। फिर हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ सारे खुश बैठे हुए हैं, 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी के, जी हम वोट डालेंगे, हमें बिल्कुल हमारे हाथ पांव उन्होंने काट देने हैं। लिटरली दे नो के ओवरसीज पाकिस्तानी मेजॉरिटी जो है इमरान खान के फेवर में है, तो ये खत्म हो जाएंगे, हमारे ख्वाब भी टूट जाएंगे लोगों के, ओवरसीज पाकिस्तानियों के। फिर आप देखें कि पंजाब भी तकरीबन उन्होंने राइट अवे, पंजाब तो ऑलमोस्ट इमरान खान और उसके इत्तेहादियों के हाथ से निकल चुका है। पंजाब बहुत बड़ा, 13 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा, आधा पाकिस्तान से ज्यादा आबादी उसकी है। तो वहां जो उन्होंने मेजर चेंजेस करनी है एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस और बाकी जो कुछ करना है, उन्होंने वहां ठीक ठाक तबाही फेर देनी है। उन्होंने मर्जी के अपने अफसरान लगाने हैं, और पुराने फनकार हैं, उन्होंने हमेशा ब्यूरोक्रेसी के सर पे गवर्नमेंट की है। इसके अलावा वो PTI के वर्कर्स को निशाना बनाएंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने में इतनी सख्त इनकी आपस में PTI वर्सेस PMLN जंगोजदल की, सियासी जंगोजदल की सूरत हो चुकी थी। अब वो PTI के वर्कर्स को तंग करेंगे, और PTI के वर्कर्स वो नहीं है जो पीपल्स पार्टी के थे भुट्टो दौर वाले। ये पहली दफा PTI के वर्कर्स को भी बड़े टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा। और अभी जो लोग मशवरे दे रहे हैं इमरान खान को कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दो, मेरे ख्याल में इमरान खान वो नहीं करेगा, क्योंकि अभी अगर आज इमरान खान अनाउंस करे कि इस्तीफे देने हैं, तो उसके पास इस वक्त 155 बंदे उसके साथ इंटैक्ट हैं, इंक्लूडिंग वुमेन सीट और मिनॉरिटी वाले। 135 उसके अपने हैं इलेक्टेड जो जीत के आए हुए हैं, वो उसके साथ खड़े हैं, 20 दूसरे लोग हैं जो रिजर्व सीट्स पे आए हैं। ये 155, अगर आज इमरान इस्तीफे का ऐलान करे तो अगले दिन ये 155 110 रह जाएंगे। मेरा अंदाजा है 45 बंदे शायद रिजाइन करने के लिए तैयार ना हो। क्यों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिटरली इस तनख्वाह पे गुजारा अगर नहीं कर रहे, तो कम अज कम उन्हें अच्छा खासा आसरा होता है इस तनख्वाह का। तो अगले 1.5 साल की तनख्वाहें और उनकी जो मराहत होती हैं, PIA के टिकट होते हैं, और जो फेडरल लॉज, पार्लियामेंट लॉज में और MNA हॉस्टल में, चंबा हाउस, सिंध हाउस, कराची जाते हैं तो सिंध हाउस में कमरा उनके लिए तैयार होता है, पेशावर जाते हैं तो KP के हाउस में कमरा तैयार होता है। जहां जाएं उनकी फैमिली को बड़ी फैसिलिटीज होती हैं। तो कोई बंदा जानबूझ के अगले 1.5 साल की अपनी रोटियां जो है वो उस पे कुल्हाड़ा नहीं मारता। नहीं, बहुत मुश्किल डिसीजन है। आज तक कोई पार्टी इज्तिमाई इस्तीफे नहीं दे सकी। अगर इमरान खान दे सके, उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा ठीक है हम इलेक्शन करा देंगे। यही बात कल इमरान खान कहता था कि ठीक है आप इस्तीफे दें, मैं इलेक्शन करा दूंगा। तो वो इलेक्शन करा सकते हैं। इलेक्शन में तो 50-50 चांसेस होते हैं, जितने मर्जी आप पॉपुलर हो। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू कि आप अगर 70 सीटों से या 100 सीटों से रिजाइन कर रहे हैं तो अगले दिन आप 100 की 100 जीत के आएंगे। नॉट पॉसिबल व्हेन यू डोंट हैव अ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में नहीं है। और ये फनकार हैं मियां बिरादरान और जरदारी साहबान, इन्होंने उनको जीतने देना है जिमनी इलेक्शन? नो वे। तो वो अगर उनको कोई दोस्त इस्तीफे का मशवरा दे रहा है तो वो भी बस टाइम कम है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो एक और जो उन्होंने पक लगाई हुई है वो ये कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, और दूसरी बात ये कि कोई इलेक्शन की कोई डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। अच्छा नहीं, मैं 2 चीजें रह गई हैं जो बड़ी खतरनाक हैं, वो मैंने आखिर में रखी थी। एक फॉरेन फंडिंग केस
इमरान खान का पीटीआई पे एक तलवार लटक रही है, और इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका मियां बिरादरान का खास आदमी है, वो सईद मेहदी का दामाद है, और पहले उसके पहले ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी भी रहा है, तो वो मियां साहब का खास आदमी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो फॉरेन फंडिंग केस का डिसीजन आएगा इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ। फिर इसके अलावा ये कहते हैं कि ये सारे अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है इसने डिप्टी स्पीकर ने, तो जो लोग इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में इन्वॉल्व थे और उसके बाद जितने स्टेप्स इमरान खान ने और आरिफ अलवी वगैरह ने उठाए, वो सारे अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो हम आइन तोड़ने का केस चलाएंगे इमरान खान और उसके साथियों पे। तो इनसे बईद नहीं है कि उससे कुछ निकले या ना निकले, लेकिन केस तो वो कर सकते हैं। इसी तरह ये मजीद रिफ्ट बढ़नी है, मजीद पोलराइजेशन बढ़नी है, मजीद लड़ाइयां बढ़नी है। अल्टीमेटली हमें जाना तो इलेक्शन की तरफ पड़ेगा। आज अगर हम चले जाते तो पूरे मुल्क में एक सुकून की सी कैफियत होती, लेकिन आज जो डिसीजन आया उसके बाद एंजाइटी बहुत बड़ी है, लोगों में अनरेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा हो गई है, और पोलराइजेशन इससे ज्यादा बढ़ेगी, लड़ाइयां होंगी, पता नहीं कल क्या होगा, नोबडी नोस। अच्छा फयाज भाई, ऐसा है कि ये मैं जस्टिस बंदियाल की जरा हिस्ट्री पढ़ रही थी, इंतहाई काबिल आदमी है जस्टिस बंदियाल, अदरवाइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, फिर लिंकन्स इन से जाके इन्होंने बैरिस्ट्री की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतने केपेबल, इतनी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ के आ जाते हैं, कोलंबिया मुझे नहीं पता इफ इट इज पार्ट ऑफ आईवी लीग कि नहीं, लेकिन बहरहाल वन ऑफ द टॉप क्लास, क्योंकि भुट्टो साहब भी वहां के पढ़े हुए हैं, तो टॉप क्लास अमेरिका की क्या दुनिया की यूनिवर्सिटियों में से एक है। तो यहाँ इसके भी पढ़े हुए लोग अगर आके बायस डिसीजंस देंगे, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि क्या जुडिशरी जो है उसमें फिर अब किस तरह के और बंदे बिठाए जाएं, क्योंकि ये तो इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई काबिल जो हैं ये इंसान है। मैं बायस तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सेंसेबल नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होते, ये पब्लिक के सेंटीमेंट से जुड़े हुए डिसीजन है। और आपको नजर आ रहा है कि 49-51 की सिचुएशन है। आज अगर इमरान खान ने कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब लिया था तो उसके 172 थे। आज अगर ये इनके मुनहरिफ अराकीन को सबको डिस्क्वालिफिकेशन इनकी हो जानी है, पहले तो इस पे अगर जाएंगे वोट देने अपना नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे, तो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नहीं तो कल जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहे होंगे उस वक्त देने जाएंगे तो उस वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर फिर उन्होंने भी 176 और 177 पे ही आके रुकना है, तो 4 वोटों से वो किस तरह हुकूमत चलाएंगे, और वो भी 12 जमातें। और जिनके खिलाफ केसेस हैं उसको अपने 9 तारीख आप उसे प्राइम मिनिस्टर का वो उसने अभी 9 तारीख तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेगा, 9 तारीख को तो इमरान खान डी सीट होंगे, डी नोटिफाई होंगे, लेकिन उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो असद कैसर है, उसने असेंबली का इजलास 4 दिन बाद 5 दिन बाद बुलाना है, और 11 अप्रैल को जब उसकी पेशी होनी है नैब केस में शहबाज शरीफ की, और वहां अगर उसे हथकड़ियां लग जाती हैं तो फिर हलफ उठाने के लिए सदर अलवी साहब जो है अडयाला जेल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्या सिचुएशन है? क्या हम दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? आज जो दुनिया भर के सुबह न्यूज पेपर्स में जो स्टोरीज छपेंगी वो यही छपेंगी कि बाप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहा है, जो 2 दिन जो नैब के फलां टीटी के केसेस में मतलूब है, और मकसूद चपड़ासी को अब वो क्या अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे, क्या उसे ओहदा देंगे? दूसरी तरफ पंजाब में हमजा जो उनका बेटा बन रहा है, खानदान गुलामा, हम सारे गुलाम हैं और ये हमारे बादशाह हैं, रूलर हैं हमारे, उनका बेटा बन रहा है। पूरे पंजाब में अगर 200 आपने एमपी इकट्ठे कर लिए थे, उन 200 में से एक बंदा भी इस काबिल नहीं है कि वो हमजा शहबाज के मुकाबले में उसे आप आगे कर दें। आपको नजर भी आ रहा है कि ये महीना चलनी है, 6 महीने चलनी है, या मैक्सिमम 1.5 साल हुकूमत चलनी है। आप 1.5 साल के लिए भी किसी कारकुन को कुर्बानी का मौका नहीं देते। साद रफीक वहां असेंबली में बैठा हुआ, और लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने जिंदगियां उनकी गल गई हैं मुस्लिम लीग नून को ऊपर उठाते उठाते। आपको कोई बंदा इस काबिल नहीं लगा। आपने फिर जब जीतने की पोजीशन आती है, आप अपने भाई को, भतीजे को और बेटे को और बेटी को ले आते हैं। जब कोई हारने की बात आती है तो फिर आप रजा रबानी और इस तरह के लोगों को फिर इलेक्शन लड़वा देते हैं। जब आपको यकीन ही होता है कि ये इलेक्शन हम हार जाएंगे, जीतेंगे नहीं, जिस तरह चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रबानी को आगे कर दिया। अच्छा फयाज भाई, एक क्वेश्चन है जो कि मैंने कल यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे चूंकि एक वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल मैंने जो है यहाँ पे शेयर किया था, लिंडसी और रूके की ने लिखा है वो, और उसके अंदर उन्होंने सीआईए के ऑफिशियल्स को भी कोट किया था, और वो कहते थे, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने कहा जी मैंने खुद ये सारी जो है रिसर्च अपनी की है कि अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बहुत दफ़ा बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो है इन्वॉल्व होती है रजीम चेंज में, जो लोग उनको कभी पसंद नहीं होते हैं। तो इस तरह की बात ही कुछ इमरान खान साहब ने की थी। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर वाकई वो, जैसे अभी आपने डोनाल्ड लू का भी नाम लिया था,
तो इस तरह की कोई चीज है? क्योंकि इमरान खान साहब चूंकि बहुत ज्यादा बोल्ड हैं, जो उनकी खास तौर पे जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही, जो जहां पे किसने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह, हम किसी से डरते नहीं हैं, तो आपको लगता है कि ये गोरे जो हैं जरा डर गए हैं इस आदमी से, और ये चाहते नहीं है कि इस तरह का कोई मुसलमान रूलर आ जाए, जैसे कि क्योंकि वही साजिशें, वही चीजें जो कि ऑटोमन एम्पायर के वक्त थी, वही मुझे नजर आ रही हैं सारी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, इमरान खान के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है ना वेस्टर्न वर्ल्ड को डाउट है, ना मुस्लिम वर्ल्ड को डाउट है, ना पाकिस्तानी अवाम को डाउट है। इमरान खान की यूएन में स्पीच देखें, इमरान खान का फिर रशिया जाना देखें, फिर रशिया की अभी जो परसों स्टेटमेंट आई है रशिया वालों की इमरान के फेवर में, और उन्होंने ये पूरी बात जो बात आप कर रही हैं वो सारी बात रशियन ऑफिशियली रशियन गवर्नमेंट ने ये दोहराई है कि रिजीम चेंज की कोशिश हुई है और ये हो रहा है। चाइना उससे पहले इमरान के हक में बयान दे चुका है, ईरान पाकिस्तान इमरान के हक में दे चुका है, तुर्की इमरान के हक में दे चुका है, यूएई दे चुका है। तो जहां जहां ये इस तरह की सिचुएशन जो कर रहे हैं फेस, और फिर डोनाल्ड लू की वो जो कांग्रेस मैन को जो आंसर कर रहा है और उस तरह उसकी खिंचाई हो रही है, और उसे पूछा जा रहा है कि भाई ये इन लोगों ने हमें जो है हमें सपोर्ट नहीं किया था अगेंस्ट रशिया जो यूएन में रेजोल्यूशन आई थी, तो इनका क्या किया तुमने? तो श्रीलंका, साउथ एशिया का वो बंदा डोनाल्ड लू जो है इंचार्ज है साउथ एशिया का, तो वो श्रीलंका का तो उसने बताया कि वहां तो हमने कर लिया है, मामला हो जाएगा, और वो हो भी गया। और पाकिस्तान के बारे में उस वक्त तक उसके पास कोई नहीं था प्रॉपर जवाब, और वो बड़ा शर्मिंदा सा था कि मैं पाकिस्तान में उस तरह के रिजल्ट्स नहीं ले सका, और उस वक्त तक कल तक तो यही इंडिया का तो उसने डॉज कर दिया सारा, इंडिया का तो निकाल ही दिया क्वेश्चन में से आंसर उसने। हाँ जी। और फिर वो इंडिया जाके बैठ गया डोनाल्ड लू, और वहां इंडियन जर्नलिस्टों से उससे पूछा कि इमरान खान इल्जाम लगा रहा है कि आप जो है उसकी गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए, रिजीम चेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसका डोनाल्ड लू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अगली स्टेट में उसने ये कहा है कि हम पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर नजर रख रहे हैं, और हम पाकिस्तान में होने वाली आईनी और कानूनी सिचुएशन पे नजर रखें, होपफुली वहां से कोई बेहतर रिजल्ट आएगा। अब वो उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट में की तरफ था, क्योंकि उस वक्त जब पूछा गया उस वक्त तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका था। तो फिर पाकिस्तान में जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी अदालत को भी, हमारी आर्मी को भी, हमारे सारे इदारों को, सिर्फ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान को नहीं, और चंद जो इन ब्रोकर्स के जरिए पीटीआई के एमएनएज को ही नहीं, बल्कि हमारे तमाम इदारों को अमेरिका ने खरीद लिया है। तो जो लोग ये सोचते हैं, मेरे ख्याल में उनकी बात में भी वजन है, क्योंकि ये सब कुछ आपको रातों रात आपको होता हुआ नजर आया है, और अब तो पूरी कौम ने देख भी लिया है। अब इससे आगे ये कहां तक लेके जाएंगे खेल, और उस खेल में वहां ले जाने तक इमरान खान इज वन पर्सन, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक के दिलों की एक आवाज बन चुका है, और लोगों की उसके साथ सेंटीमेंट्स अटैच हो चुके हैं। आप देखें 4 दिन पहले तक लोग उसको महंगाई और इन मसाइल पे लान तान कर रहे थे, लेकिन जो ही ये एब्सोल्युटली नॉट वर्सेस बेगर्स और चूजर्स और नॉट चूजर्स वाले दो स्टेटमेंट सामने जब आई हैं, तो पूरी कौम एब्सोल्युटली नॉट की तरफ थी। और शहबाज शरीफ को लोग कह रहे थे, उसकी अपनी पार्टी वाले लोग कह रहे थे कि तुम्हें किस पागल ने कहा था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम ये कहो कि ये बेगर्स हैव नो चॉइस और बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये तो इस वक्त तो फयाज भाई एक और भी आप बात बताएं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त कोई नजर आ रहा था कि शायद इस कौम को, इस मुल्क की कोई थोड़ी बहुत इज्जत हो रही है। आप वो जरा वाकया थोड़ा सा ट्रेस करेंगे, जो बहुत बड़े डेमोक्रेट्स बनते हैं, जिस वक्त ये कारगिल का मसला हुआ था और नवाज शरीफ साहब रोते पीटते सारे अपने खानदान के साथ बिल क्लिंटन साहब के पास अमेरिका पहुंच गए थे, तो वो जरा बताएं, क्योंकि वो स्टोरियां हमने टैलबॉट के मुंह से सुनी थी वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान में नैरेटिव उन्होंने आके कहा था जी कि मैंने तो तुम्हारी जान बचा ली है, वरना तो तुम्हें तहस नहस कर दिया जाता ये कारगिल की वजह से, तो मैंने तो, लेकिन असल में स्टोरी अमेरिका में क्या हुई वो जरा बताएं, और फिर जरा हम उसके बाद हम दूसरी पार्टियों की तरफ भी जाएंगे, इनके किरदार जरा बताएं जरा। जो है इमरान खान अपना उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, और नवाज शरीफ साहब अमेरिकन प्रेशर में आके हालांकि जिस वक्त ये अमेरिका जा रहे थे तो इनको बिल क्लिंटन ने कहा था तुम मेरे पास अमेरिका नो स्ट्रिंग्स अटैच के साथ आओगे, बिल्कुल कोई तुम्हारी प्री रिक्विजिट, और ये अपना सारा खानदान लेके उधर पहुंच गए थे, और इन्होंने इशारा किया था बिल क्लिंटन को कि अपने कमरे में से सब लोगों को निकालो, तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे कुछ लोग रिकॉर्ड करेंगे जो तुम्हारी स्टेटमेंट्स होंगी। बताएं। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सब कुछ, उनकी शर्तें मान ली, सारा कुछ कर लिया,
उसके बाद ये हुआ कि जब मीटिंग खत्म हो गई, मैं अगली आपको बात बताता हूँ कि हमारे कैसे कैसे हुक्मरान रहे हैं। इमरान खान जो पर्ची प्राइम मिनिस्टर होने कहता है या जो उसकी बातें करता है वो सच्चा है। इस बात के रावी जो हैं वो उस वक्त के कनाडा में जो कौंसल जनरल थे वो हैं, मैं नाम उनका नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है, फिर उन्हें वजाहतें करनी पड़ेंगी। वो भी यहाँ से गए हुए थे। ज़रा प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका आ रहा होता है तो इस एरिया के जितने कौंसल जनरल और हाई कमिश्नर होते हैं, तो हमारा जो 8वां में हाई कमिश्नर थे वो भी वहाँ गए हुए थे उन्हें प्रोटोकॉल देने, तो वो रावी हैं इस बात के। तो हुआ ये कि मीटिंग करके आ गए क्लिंटन से, तो सुबह अचानक उन्होंने उठ के उन्होंने कहा जी मैंने नाश्ता करने जाना है, मुझे तो प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस नाश्ते पे बुलाया हुआ है। उन्होंने सब ने परेशान हो गए सारे पाकिस्तान वहां पाकिस्तान एम्बेसी वाले कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। मियां साहब ने कहा नहीं, मुझे उसने कहा था कि तुमने नाश्ता सुबह मेरे साथ करना है। ये पहले दिन जिस दिन मुलाकात हो गई उससे अगले दिन की बात है। मियां साहब को उनकी कोई बात समझ नहीं आई, इंग्लिश नहीं समझ सके या क्या बात हुई, या कोई, मियां साहब को आपको पता है जहां जाते हैं खाने पीने की चीजों की बात करते हैं, तो मे भी इन्होंने कोई खाने पीने की बात की होगी, उन्होंने कुछ कहा होगा कि कभी करेंगे मिलके, इन्होंने बताया होगा फलां निहारी अच्छी होती है, पाए अच्छे होते हैं, फलां होता है, तो उन्होंने कहा होगा कभी करेंगे। मियां साहब ने शायद ये समझा कि उसने कहा कि सुबह फिर तुम्हें सुबह ही करा देते हैं नाश्ता। मियां साहब ने अपनी एम्बेसी को वक्त डाल दिया, इन्होंने कहा जी कि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने सुबह नाश्ते पे बुलाया, मैंने नाश्ते पे जाना है। अब वो अप्रोच कर रहे हैं व्हाइट हाउस को, जितने उनके हैं डिपार्टमेंट जहां जहां उनके राब्ते थे, उन्होंने सबसे पूछा, उन्होंने कंफर्म करके बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब ने अपने स्टाफ को इतना तंग किया कि ये व्हाइट हाउस के गेट पे पहुंच के उन्होंने अंदर इन्हें जाने दिया और अंदर जाके एक उन्होंने गेस्ट रूम में बिठा दिया। अब वो अपने टाइम पे उन्होंने, फर्स्ट लेडी ने और उसने उठना था, और उनके उठने के बाद उनकी अपनी एंगेजमेंट थी, वो इतना फारिग आदमी तो नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। ये अब दोनों बेगम कुलसूम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ वहां उनकी एनेक्सी में साइड पे बैठे हुए हैं कि जी हम नाश्ता करने आए हैं, और पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और उनके जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हंस रहे हैं कि ये कैसा इस पाकिस्तान का सरबराह है कि इसको हम बता रहे हैं कि तुम्हारा नाश्ता नहीं है और ये करने आ गया बेगम को लेके। क्लिंटन ने उठते हुए अपनी बेगम को, हिलरी को, जबरदस्ती सोती हुई को उठाया कि उठो, वो बाहर तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं तो मीटिंग में जा रहा हूं, तो प्लीज वो बजिद कर रहा है कि मैंने कल नाश्ते का कहा था, तो उसके साथ जाके तुम नाश्ता कर लो, मैं जा रहा हूं मीटिंग में। और हिलरी क्लिंटन को उठा के उसने भेजा, और खुद वो अपनी जहां भी उसकी मसरूफियत थी, वो प्रेसिडेंट था, तो फिर हिलरी ने इनके साथ बैठ के नाश्ता किया। ये सिचुएशन थी। अब एक तरफ ये लोग थे, दूसरी तरफ इमरान खान है जो कहता है कि भाई हम आपके गुलाम हैं। एक वो भी वाकया ट्रेस कर दें, जब जरदारी साहब आए तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमको ड्रोन्स का आप मारने का आप जो है इजाजत दें, तो उन्होंने कहा जी जितने मारने हैं मारो, जितने बंदे मरते हैं मरते, कोई मसला नहीं है। तो 400 के करीब तकरीबन ड्रोन अटैक, वो भी जरा थोड़ा सा ट्रेस। हाँ, तो उन्होंने ये जरदारी साहब ने ये एक्सेप्ट किया था, ये माना था कि कोलैटरल डैमेज तो होता रहता है। तो बेसिकली इनके लिए हम जो इंसान हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, हम कोलैटरल डैमेज हैं, वी आर नॉट मोर देन दिस। फिर एक और तीसरा करैक्टर उनके पास, मौलाना फजल रहमान साहब को आप देखें, जी। कल वो आसमा शिराजी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि उन्हें लग रहा था कि शायद फैसला हमारे हक में नहीं आ रहा, तो उन्होंने थ्रेट किया इदारों को बाकायदा, और उन्होंने कहा कि अगर फैसला इस तरह ना आया तो फिर हम बताएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं अब इदारों का नाम लूं, इदारे जो है न्यूट्रल नहीं रहे, और इदारों का मैं अब नाम लूं और मुझे मजबूर ना किया जाए, फिर मैं नाम भी लूंगा। और उन्होंने कहा कि जो उनकी जेब में शनाख्ती कार्ड है वही शनाख्ती कार्ड मेरी जेब में भी है। भाई बिल्कुल ठीक बात है, आपकी जेब में वही शनाख्ती कार्ड है, लेकिन आप इस तरह थ्रेट करने का आपको हक किसी ने नहीं दिया कि आपके पास अगर 4 मदरसों के लोग हैं, बेसिकली पार्लियामेंट्री तौर पर देखा जाए तो आपके पास 14-15 MNA की सीटें हैं, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। और वो भी किस तरह है, किन इलाकों में है, और आइंदा इलेक्शन में होंगी या नहीं होंगी, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। आपने KPK के बलदियाती इलेक्शन में देख लिया कि आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है। यू आर नॉट इन दैट पोजीशन कि आप इस तरह थ्रेट कर सकें, और अगर हों भी तो थ्रेट करने की वजह नहीं बनती। मेरे ख्याल में इमरान खान इस पूरी सिचुएशन में, उसने अरशद शरीफ को इंटरव्यू दिया है, एक इमरान रियाज खान को इंटरव्यू दिया है, दोनों ने उसे बहुत इंस्टिगेट किया है, उससे आर्मी के बारे में क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मेरे आर्मी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसने अपने वर्कर्स को भी कहा है कि प्लीज पाकिस्तान आर्मी के बारे में, इदारों के बारे में कोई गलत बात ना करें, वो हमारे इदारे हैं, उन्होंने हमें जोड़ के रखा हुआ है, और उनकी वकार और उनके तकद्दुस का हमें सबको ख्याल रखना चाहिए। अभी तक इमरान खान साहब ने इदारों के बारे में कोई गलत बात नहीं की, और अल्लाह ना करे कभी वो करें। मेरे ख्याल में उन्हें ये साइड अपनी मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में और अमेरिका के साथ तो उनकी बिगड़ चुकी है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन से चल पड़े हैं, उनके भी प्लेटलेट्स हाई हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब अचकन लेके बैठे हुए हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ पार्टनर इन क्राइम आसिफ जरदारी जैसा जीनियस आदमी है, और फजलुर रहमान जैसा खूनखार आदमी है। ये सारे लोग, और फिर अख्तर मेंगल साहब हैं, ये सारे लोग मिल मिला के यकीन माने
पीटीआई का एज ए पॉलिटिकल पार्टी बहुत बुरा असर करेंगे। अगर इस मौके पे इमरान खान साहब ने अगर टेम्पर लूज किया और अगर उन्होंने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जो कि मौलाना फजल रहमान साहब जरदारी साहब ने, आपको याद होगा स्पीच में कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप तो 3 साल के लिए आर्मी चीफ आते हो, मैं तो हमेशा के लिए यहाँ हूँ। और नवाज शरीफ साहब ने लंदन बैठ के अपनी एक स्पीच में 14 दफा DGISI और आर्मी चीफ का नाम लेके उन पे तनकीद की थी। वो सारे तो यहां तक जा चुके हैं। अगर इमरान खान साहब ने भी उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, then it is going to be a big disaster and then we should be ready for भुट्टो 2। जो भुट्टो का अंजाम था फिर इमरान का भी वही होगा। लेकिन इमरान पब्लिक इमरान के साथ है। इमरान को आर्मी के बारे में कोई गलत रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। इमरान को इदारों को मजबूत करने के लिए बात जरूर करनी चाहिए और पब्लिक के साथ जुड़े रहना चाहिए। असेंबली से इस्तीफे नहीं देना चाहिए, असेंबली के अंदर बैठ के इनका मुकाबला करना चाहिए। जो लोग इसके छोड़ के जाए उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लास लेके आए, 10, 20, 30 जो भी हो, वहां जिमनी इलेक्शन लड़े, वहां बेशक आधे जीते ज्यादा जीते, कम अज कम अपोजिशन को मसरूफ रखे, उन्हें एंगेज रखे। और अगर वो घर बैठ गया रिजाइन करके, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर हिम। फैज, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज डिसीजन आया है, इसको कोई ऐसा है कि जिस पे अपील कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। नो, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहा था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद हेड कर रहे थे और टाइम नहीं है। अगर आप लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट भी करते हैं, लार्जर बेंच में जो बंदे रह गए थे वो तो काजी फायज ईसा और दूसरे काजी अमीन हैं और दूसरे लोग हैं। और जब चीफ जस्टिस एक डायरेक्शन में चल पड़ता है तो बाकी अक्सरियत उसी तरफ चल पड़ती है। और ये 5-0 से डिसीजन आया है, तो इसका मतलब है ये 5 तो पहले ही अगेंस्ट हो गए, छठे काजी फायज ईसा साहब हो गए। तो अगर 6 पहले ही आपको पहले दिन से ही पता है कि आपके खिलाफ जाएंगे तो बाकियों को भी खिलाफ जाएंगे वो भी। और इतना टाइम कहाँ है अब इस वक्त तो आपको पता है उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। 2 दिन बाद परसों असेंबली का इजलास है, उसमें इमरान खान साहब इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फिर आगे वो आ जाते हैं। अब तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये सिचुएशन और थोड़ी सी गंभीर होगी और बिल आखिर इन्हें दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा इलेक्शन की तरफ फौरी तौर पर ना गए और वाकई शहबाज शरीफ साहब ने अचकन पहन ली और शहबाज शरीफ साहब सीट पे बैठ गए, तो फिर आज जो लोग बात करते हैं ना कि इमरान खान फाशिस्ट है और फस्तायत, असल फाशिज्म फिर देखेंगे आप। क्योंकि इन लोगों का नाक में दम किया हुआ था इमरान खान ने। इमरान खान ने अपने जाती दोस्तों को, जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसों को नहीं बख्शा जब उसने देखा कि ये गलत काम कर रहे हैं, आटा चोरी में या चीनी चोरी में ये मुलव्वस हैं किसी तरीके से, मुलव्वस नहीं भी हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन को उसने कहा कि तुम इस इंडस्ट्री में थे, तुम इस काम में थे, इस शोबे में थे, इस बिजनेस में थे, तो मैं तो तुम पे तकिया बैठा हुआ था कि अगर इधर कुछ गड़बड़ होगी तो तुम मुझे बताओगे। तुम्हारा फर्ज था मेरे बीइंग अ फ्रेंड कि तुम मुझे बताओ कि ये चीनी के सेक्टर में ये काम हो रहा है, मुझे ये चीनी कमीशन से क्यों पता चल रहा है कि ये हो रहा है। तो वो इसलिए उन्होंने जहांगीर तरीन को भी नहीं फिर अपने करीब आने दिया, अलीम तरीन को भी नहीं आने दिया करीब, क्योंकि अलीम तरीन के भी उसके केसेस थे और वो जमीन के वो चीजें सामने। यही मसला है जी, यही मसला के ईमानदार आदमी को टिकने नहीं देते। हम थोड़ी सी कॉल्स लेंगे फयाज भाई, जस्ट फ्यू कॉल्स, और फिर हम जो है वो आगे चलेंगे। आपकी बातें तो ऐसी हैं कि लगता है दिल चाहता है कि और 2 घंटे बंदा सुने। जो इनसाइट आपकी और जो आपने आज अंदर की खबरें बताई हैं, ये तो बात हमारे ये जो नेले बैठे हुए हैं पाकिस्तान में चैनल्स पे, ये तो ये बातें कर ही नहीं रहे हैं। मैंने तो आपको स्पीकर, मैंने कासम सूरी का जो था वो सरप्राइज, वो भी मैंने आपको याद होगा पहले बता दिया। आपने तो सारी डिटेल्स पहले ही बता दी थी, सारी चीजें मैंने बता दिया था। पूरे पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बताया था, मैंने बताया था कि इस तरह होगा और ऐसे होगा और ऐसे ही हुआ। फयाज, हमारे पास कुछ कॉलर्स हैं, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स। पहली कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम, महमूद फरहान जी, क्या हाल है आपका? खैर है जी महमूद भाई। जी मेरा ये सवाल है कि देखेंगे बाहर की हुकूमतें भी, रशिया ने भी और इवन के अमेरिका के सेनेटर ने भी कहने करते हैं बाहर की हुकूमतों को चेंज करने में, और हमारे जज साहब पता नहीं कहाँ से सोए हुए हैं, उन्होंने उसको टच भी नहीं किया कि वो हमारे पर वो हो रहा है। और दूसरा है, जब इन्होंने एमपीओ के लिए केस किया कि ये हाफ ट्रेडिंग हो रही है, तो उसमें कहते हम पार्लियामेंट की कार्रवाई में दखल नहीं देते। तो इसका मतलब है कि हाफ ट्रेडिंग करे, खुल के करे, पैसे लगाए, घोड़े खोते खरीदे, सारे वो जायज है सारा कुछ। तो ओके, ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया, थैंक यू। हाँ जी फयाज भाई, हॉर्स ट्रेडिंग पे आज बात नहीं की उसने, अदालत ने, उसके ऊपर वो क्वेश्चन था उनका। टोटली नहीं गए। यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि इमरान खान के जो गवर्नमेंट की साइड के वकीलों की टीम थी, नाम देखें तो बड़े बड़े हैं। खालिद जावेद खान साहब थे अटॉर्नी जनरल, और उनकी मुझे समझ नहीं आती कि आप एक केस लड़ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ये मेरा आखिरी केस है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। इट मीन्स कि आप अटॉर्नी जनरलशिप से इस्तीफा दे रहे हैं और आप जा रहे हैं।
ऐसे बंदे को तो केस, इतना इंपॉर्टेंट केस लड़ना ही नहीं चाहिए जो आउट गोइंग हो। Yes. उन्हें तो लड़ने ही नहीं देना, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भेज देना चाहिए था, जिसके अपने को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं अपने कैरियर के, और वो किसी जोश जज्बे से लड़ता है। एक बंदा जो जा रहा है छोड़ के, उसको तो लड़ने ही नहीं देना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल साहब ने जब ये कह दिया कि मैं स्पीकर की रूलिंग को डिफेंड नहीं करूंगा, बेशक उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिकली कहा होगा कि इस एरिया को मैं नहीं टच करूंगा, इस एरिया को फलां टच करेगा, लेकिन वहां तासुर ये मिला कि शायद ये डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मैं डिफेंड नहीं करूंगा स्पीकर की रूलिंग को। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी। बाबर अमान साहब की परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी हमेशा की तरह। वो सिर्फ बातों के बाहर हैं, गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। उन्होंने कोई मेहनत नहीं की हुई थी। नईम बुखारी साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी मेरी कि वो जब आएंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे। नईम बुखारी साहब ने भी कोई बेहतर नहीं किया। इम्तियाज सिद्दीकी साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लॉयर थे, उनका भी कोई बेहतर नहीं था। तो जितने लोग इनके वहां पेश हुए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी। यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? जी, मैं अफजल बोल रहा हूँ। ये जिस तरह ये बाजी कह रहे थे, बिल्कुल ये बहुत बड़ा डब्बा है। इन्होंने बहुत, मेरे हिसाब से लफ्ज नहीं है, बहुत जालिम लोग हैं ये। इन्होंने बहुत क्वेश्चन कर लें सर, क्वेश्चन कर लें फैज भाई। ये है कि ये इंसाफ नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। माजिद भाई, मैं अंधेर हूँ। हाँ जी, आप ऑन द एयर हैं हमजा साहब, मगर वेरी शॉर्ट। हाँ, मैं ये रखूंगा कि पूरे 22-24 करोड़ में एक इमरान खान ईमानदार है, बाकी सारे डाकू हैं। तो फिर ये परवेज पंजाब का कल तक डाकू था, तो वजीर आला क्यों मुंतखब कर दिया? एंड ऑफ द डे भाई पॉलिटिक्स होनी है। जब पॉलिटिक्स होनी है, आइन को उन्होंने उठा के, इतना तो जिया हक और मुशर्रफ ने डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई जो इन्होंने दिखाई। और 80 मेंबरान के साथ 5 साल पीपल्स निकालती है, 160 के साथ पीटीआई नहीं निकलती, क्योंकि इमरान खान का रवैया अपने मेंबर्स के साथ इतना खराब है, तो इत्तेहादी क्या उनके साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, बड़ी थैंक यू वेरी मच। यानी मेहरबानी। जिसको भी इमरान खान कहेगा कि भाई पैसा जो लूट के लेके गए हो वो पैसा वापस लाओ, तुमने करप्शन नहीं करनी, मुल्क का पैसा नहीं खाना, बस वो उसके खिलाफ अब हो जाएगा और कहेगा अच्छा नहीं, ये जो साहब कह रहे हैं ना, ये इनका मौकफ अपनी जगह ठीक है। हर किस्म के लोग, हर बंदे की अपनी राय होती है। उनकी बात उस लिहाज से ठीक है कि इमरान खान साहब को अपने एमएनए से बना के रखनी चाहिए थी। अगर 3.5 साल में वो अपने एमएनए को काबू नहीं रख सके, तो जाहिर है एमएनए को पुरानी आदतें पड़ी हुई थी कि वो हर वक्त जो है मांगते ही रहते थे कि हमें फंड्स दें, फलां दें। और इमरान खान ने तो पहले दिन, अब देखिए हमारा दोस्त है रऊफ क्लासरा, वो पहली जर्नलिस्टों की जो मीटिंग हुई थी इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उससे मिलने गए और इमरान खान 1.5-2 घंटे उन्हें बता रहा है कि ये नया पाकिस्तान है, हम इस तरह बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1.5 घंटे बाद जब उठे तो रऊफ क्लासरा साहब ने एक दरखास्त उनके आगे की कि जनाब ये बखर रोड जो है ये बड़े अरसे से खराब है, ये बना दें। तो रऊफ क्लासरा की तरफ देख के इमरान खान ने कहा कि भाई मैं 1.5 घंटे यही बात बता रहा था कि हाँ, जिस बंदे का काम होगा वही करेगा, फिर आप एप्लीकेशन मेरे सामने उठा के ले आए हो। तो रऊफ क्लासरा साहब को बड़ा फील हुआ कि ये मेरी बेइज्जती कर दी है सब जर्नलिस्टों के सामने इमरान खान ने कहा कि भाई ये जिस बंदे का काम है, जो रोड्स डिपार्टमेंट का बंदा है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाला मुराद सईद है या पंजाब की हाईवे है, वहां का महकमा शाहरात है, वहां राब्ता करो, उन्हें कहो तुम्हें हर बंदा जानता है, वो अगर उसमें उनके बजट में फंड्स में और ड्यू होगी तो वो आ जाएगी और हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये काम मैंने खत्म करने हैं, इस तरह नहीं होना काम अब। तो वो दिन और आज का दिन रऊफ क्लासरा साहब ने नाराजगी बना के बैठे हुए हैं इमरान खान से। और रऊफ क्लासरा साहब की अभी थोड़ी देर पहले भी मैं उनका वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सुबह दोपहर उठे, शाम को उठे हैं, तो इमरान खान के खिलाफ ही वो बोलते रहे हैं। रीजन अगर चेक की जाए तो आगे से जाके रीजन को ऐसी निकलती है कि किसी का नलका नहीं लगा, किसी की सड़क नहीं बनी, किसी के भतीजे को जॉब नहीं मिली। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हमारी कौम का ये हाल हो गया है कि आज हमारे यहाँ अमेरिका यहाँ बैठ के कह रहा है कि हम रिजीम चेंज जिस तरह करना चाहें हम रिजीम चेंज ला सकते हैं, और उन्होंने करके। इसलिए मैं सुबह भी कहा था, प्रोग्राम के शुरू में भी कहा मैंने कि ये जीत जो है ये पाकिस्तान की 2 पार्टियां या 12 पार्टियों की नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की जीत है। जी नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बता रहे हैं? मेरा नाम खालिद मीर है। मैं सुबह से सुन रहा हूँ ये बात, मुझे एक ही समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जब शुरू में आया था तो उसने कहा था कि मैं अदलिया को इंतजामिया से अलहदा कर दूँ, तो ये क्यों नहीं कर सका इसको, अदलिया को इंतजामिया से अलहदा? मेरा सवाल ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना, तो स्टेप पे, हर एक स्टेप पे आपको अमेंडमेंट्स की जरूरत है। एक तो हमारा पीनल कोड बहुत पुराना हम चला रहे हैं, पता नहीं 1951 का, और फिर उसके बाद 61 का, 54 का भी दरमियान में।
पहले तो बेसिकली हमारे लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत है, फिर 1985 से लेकर आज अभी 22 तक, ये पिछले 35-37 सालों में ये जरदारी खानदान और ये नवाज शरीफ खानदान, इन्होंने बारियां बदलने के दौरान हमारा स्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम, हमारी आदतें इस हद तक खराब कर दी हैं कि अब सीधे तरीके से कोई बंदा काम वहां करना ही नहीं चाहता। अब वो तब्दील किस तरह किया जाए, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, आप नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस के जरिए आप सिर्फ 3 से 6 महीने तक काम चला सकते हैं, उसके बाद दोबारा आपको ऑर्डिनेंस कराना पड़ता है। तो इमरान खान साहब इसलिए नहीं कर रहा सके चीजें चेंज, तब्दीली ला सके सिस्टम में और इन सब में, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी और अपोजिशन ने उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं किया, वो बैठते ही नहीं थे। इमरान खान साहब ने कहा आए इलेक्शन की करते हैं अपनी अमेंडमेंट्स, नहीं उनके साथ आए। इमरान खान ने हर तरह की अमेंडमेंट्स के लिए उनसे बात की, वो उनके साथ आके नहीं बैठे। बेसिकली तो लॉ मेकर्स होते हैं, उनका असेंबली में जाके नालियां, गलियां और सड़कें पक्की कराना काम ही नहीं होता। ये तो इन्होंने रवायत कायम कर दी है, हमारे इन हुक्मरानों ने, कि जी MNA बनना है तो सिर्फ अपनी तनख्वाह, अपनी मराहत और अपनी जो हमने तरक्याती फंड्स लेने हैं बस वो, और उन तरक्याती फंड्स में भी आपको पता है 20 to 50% उनके कमीशन होते हैं। और वो कमीशन अभी जब मुराद सईद फॉर एग्जांपल रोड्स डिपार्टमेंट में एक लड़का अच्छा आया, उसने काम किया तो उसने बताया कि मैंने 24 करोड़ फी किलोमीटर जो सड़क बन रही थी उसने 16 करोड़ फी किलोमीटर में 5 साल बाद बना के दिखा दी। और आज अगर मियां साहब या वो लोग होते तो वो 24 वाली शायद अब 40 करोड़ फी किलोमीटर में बना रहे होते। उन्होंने कहा था महंगाई बहुत हो गई है, और ये 16 करोड़ फी किलोमीटर में बना रहा है। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मेरे भाई जब तक हम उसे 2/3 मेजॉरिटी नहीं देंगे, जो कि अब मुझे एक ख्वाब लग रहा है दीवाने का, बहुत दूर हो गई हैं चीजें। अगर शहबाज शरीफ के परसों हाथ में चीजें चली गई तो उसके बाद ये जो आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम कभी वोट डालेंगे और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये चीजें आपके ख्वाब बहुत दूर हो रहे हैं ताबीर से। ओके, नेक्स्ट कॉल क्विकली। भाई साहब बहुत जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा, वेरी शॉर्ट टाइम बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई जी मजिद भाई, मेरा सवाल ये है कि एक केस था 63A का भी, वो मेरा ख्याल है इससे पहले था केस, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसको क्यों नहीं पाया तकमील तक पहुंचाया? कि ये वो शरीफ डॉक्टर नहीं है कि हम वकील नहीं करते, जज करते हैं, प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। अब ये लोगों की तबसरे आप सुन लें। हमें इस पे मजीद तबसरा करने की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों में इतना शऊर आ चुका है, लोग इतना समझते हैं चीजों को। आप देखें पिछले मियां साहब की, इसाक डार की और उनके खानदान का जीना अजीरन हो चुका था वहां लंदन में। वो बाहर नहीं निकल सकते थे, जहां जाते थे लोग उन पे आवाजें करते थे और बातें करते थे। अब जो है पाकिस्तान में भी आसान नहीं होगा, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप देखें सोशल मीडिया पे अभी से लोगों ने क्या कुछ शुरू कर दिया है। मुश्किल होगा, लेकिन क्या ये मम्मी डैडी बर्गर जो हैं इमरान खान के, PTI के, वो इस टफ टाइम में से खैर खैरियत से गुजर सकेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और अगर गुजर जाएं तो वाकई तब्दीली हम कह सकते हैं। फयाज भाई, दे नीड एन एडवाइजर लाइक यू। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा फयाज भाई से एक सवाल है कि अगर ये सूबाई और कौमी असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। आपका क्वेश्चन ठीक है। असेंबली से इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी कि आपके पास आप अकेले एक पार्टी इस्तीफा दे रही है, कोई दूसरा नहीं दे रहा। इस पार्टी में भी मैं आपको अभी बता रहा हूं कि परसों इमरान खान ने जो अपनी मीटिंग उन्होंने की है उसमें 155 लोग थे। आज अगर इमरान खान कहे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो ये 110 से ज्यादा नहीं होंगे। 45 बंदे रिजाइन करने से इनकार कर जाएंगे, और आप फोर्स नहीं कर सकते किसी MNA को कि वो रिजाइन करे अपने हल्के से। उसने अपने वोटरों से वोट लेके आया हुआ है और वोटर ने उसे वोट दिया है 5 इयर्स के लिए, तो वो लोग तैयार नहीं होते इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा अगर दे भी दें और जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ और फिर वो इदारे अगर कहा जाए कि वो सामने या ढके छुपे उनके साथ हैं और जब हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर तो उनका फर्ज बनता है, वो कहेंगे जी हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो हम वो ही कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही कहेगा, चीफ आर्मी स्टाफ भी यही कहेगा, और अदलिया तो वैसे ही कहते हैं जी हमारा तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं फैसले सुनाने पे आते हैं तो अपनी मर्जी के सुनाते हैं, वैसे कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं। मौलाना तो वो कल तक जब उनकी कल मौलाना साहब ने जब गवर्नमेंट आ जाएगी उसके बाद ये 110 120 इस्तीफे कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा फयाज भाई, मौलाना फजलुर रहमान ने भी पहले बहुत कोशिश की थी, सारे लोगों को कहा कि भाई सब हम इस्तीफा दे देंगे, मगर वो दिसंबर भी गुजर गया और जनवरी भी गुजर गया, कोई नहीं देता, मार्च भी गुजर गया। फयाज भाई आपको पता है वो वाकया आप
आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक दफा गए थे अमेरिकन एम्बेसी में, उनको कहा था कि जी मुझे बैक करो, मुझे इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाओ। तो इस तरह का कोई सिनेरियो आ सकता है कि ये खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं पाकिस्तान? नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। आप जस्ट आप इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अपना फजलुर रहमान साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, और उसके बाद फिर वो यहाँ से, आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज के जो है वो प्रेसिडेंट ही जाते हैं पाकिस्तान के दौरे पे, या कहीं इंटरनेशनली कहीं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इनवाइट किया जाए और वहाँ फजलुर रहमान साहब रिप्रेजेंट करने आपको जाएं, तो क्या सिनेरियो होगा? ओह माय गॉड, जस्ट इमेजिन इट। वो उनके पढ़ के फूक देंगे उन पे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्विक क्वेश्चन। फयाज मौलाना साहब, जी मेहरबानी, आपने वो रऊफ कुलासा साहब बेहतरीन है हमारे सर, आप क्वेश्चन करें, बस टाइम बहुत कम है। बहुत अच्छे, हमारे तो दोस्त हैं। उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ, आपके दोस्त है ना? जी दोस्त है मेरे। तो आपको याद होगा या माजिद साहब को याद है कि कायदे जब जियारत में थे ना, तो एक नर्स ने उनकी बड़ी खिदमत की थी, तो उन्हें कहा कि भाई बेटा मैं कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा था हाँ जी मेरी ट्रांसफर करा दें। तो कायदे आज़म ने मावरत कर ली थी कि मैं जो है ना ये नहीं, बेशक गवर्नर जनरल, लेकिन ये काम। सर अपना क्वेश्चन करें, मेरे पास 3 कॉलर्स। नहीं सर, पहले क्वेश्चन करें आप, क्योंकि मेरे पास 2 कॉलर्स बाकी है, मेरे पास 3 मिनट है। मैं जनाब ये बता रहा हूँ उसकी वजह से इमरान खान ने भी खिलाफा को वो कायदम वाला जवाब दिया, और अब जो है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो ये पाकिस्तान ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 58 में भी हमारी अदालत ने उसका सिकंदर मिर्जा का जो है ना उसको बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपसे बाद में बात करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल क्विक क्वेश्चन सर, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। हेलो हाँ जी, मैं ऑन एयर। जी ऑन एयर। जी हाँ जी, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜਮਾ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਕਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ इमरान खान, ਕਹਿੰਦਾ सेम डिसीजन वो साइन करके भेज दो। बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, मैं माजरा चाहता हूँ, मेरे को टाइम नहीं है सर, टाइम बड़ा काटा है, बहुत सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी, लास्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप नहीं है तो एक और लास्ट कॉल ले लेता हूँ, बाकी सारी कॉल्स हैं, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बस टाइम नहीं है सर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मैंने पूछना था कि सैटरडे को तो ये हो जाएगा फैसला इनका, तो फिर संडे को क्या फिर कोर्ट लगा के इमरान खान को फांसी चढ़ा देंगे? और पहले मैं बचपन में 9 सितारे 9 भाई, तो उसके बाद अब तो ये जब उसको फांसी चढ़ा देंगे तो फिर तो उनके पास कोई अपोजिशन नहीं रहेगी, तो मेरे ख्याल है फिर तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा। बड़ा सितारे हैं ना अब तो उनके पास, बड़ा सितारे हैं। लास्ट कॉल अच्छी रहेगी, चलो जी ओके, यस हाजी फयाज भाई, सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दें आप। वो सरदार भाई ने जो कॉल की थी उनका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और उनकी बात ठीक है कि हमें 1-2 दफा नहीं, हमें काफी अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें मैच्योरिटी की जरूरत है। तो आखिरी बात यही है कि हमारे लोग, चाहे आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो दिल छोटा ना करें। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये जो मुश्किलें होती हैं, ये तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उखाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए ये मुखालिफ जो बात होती है इसलिए चलती है, घबराना नहीं। आप देखें कल तक इमरान खान को ये इनका बड़ी हेल्प हो गई, इमरान की, एब्सोल्युटली नॉट में और बेगर्स और नॉट चूजर्स में, कि इमरान खान को अगले इलेक्शन के लिए ये पता चल गया कि मुझे 135 ये बंदे जो हैं ये मेरे साथ इस मुश्किल में खड़े रहे हैं। जब उनके सामने 30-30 करोड़ के बैग पड़े हुए थे तो उन्होंने 30 करोड़ के बैग की तरफ नहीं देखा, मेरे साथ स्टिक रहे। तो अब 130 हलकों के टिकट तो इमरान के फाइनल इन्होंने करा दिया है पोजीशन वालों ने। अब इमरान को अगले इलेक्शन में बाकी जो 130-140 हलके हैं उन पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये हेल्प तो वो कर रहे हैं उसकी, इमरान को अगले इलेक्शन में अपनी महंगाई की और अपने इतने लाख नौकरियां और वो हाउसिंग घर, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट और बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इन 2 सेंटेंस पे वो अपनी अगले इलेक्शन की कैंपेन चला लेगा। और वो आपको पता है बोलता किस तरह है, वो इसी पे चलाएगा। तो हेल्प तो इमरान खान की गायबी तौर पर कहीं ना कहीं से हो रही है। अब वक्ती तौर पर अगर ये फैसला उसके अगेंस्ट आया भी है, हु नोज
कि कल इसी फैसले ने आगे जाके किस तरह अनफोल्ड होना है। और मुझे तो अभी भी लगता है कि शायद ये, क्योंकि बहुत बड़ी हमारे साथ हाथ करके मियां बिरादरान वगैरह लंदन पहुंचे हैं, तो पता नहीं क्या होता है आगे चल के। फ्यूचर क्या देखते हैं फयाज भाई, फ्यूचर क्या देखते हैं इस मुल्क का? बस आखिरी क्वेश्चन है मेरा। फ्यूचर अगले हफ्ते डेढ़ में डिसाइड होना है, क्योंकि हमारे लोग जल्दी डिसहार्ट भी हो जाते हैं। हमारे लोग डिसहार्ट हो जाएंगे अगर टोटली इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया गया। तो अगर इमरान खान को थोड़ी थोड़ी सांस लेने की मौका दिया जाता रहा तो इमरान खान इस कौम को अकेला तनहा नहीं छोड़ेगा, और अगर इमरान खान खड़ा रहा तो लोग भी उसके साथ खड़े रहेंगे, तो मुकाबला जमा रहेगा। और मुकाबला जमे रहने में ही बेहतरी है। असेंबली में इमरान खान मौजूद रहे, अपने 110, 120, 125, 150 जितने भी उसके साथ खड़े रहते हैं उनके साथ असेंबली में मौजूद रहे, और डेली बेसिस पे इन्हें टफ टाइम दे। केसेस बनाते हैं, केसेस को फेस करे। जल्द से जुलूस में वो वैसे माहिर है, लोग उसके साथ लगे हुए हैं, एब्सोल्युटली नॉट का नारा उसके हाथ में है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। घबराना नहीं है, घबराना नहीं। फयाज बिलाना, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए एंड वक्तन फवक्तन आपको लेके अमेजिंग फयाज भाई, आप जैसे जर्नलिस्ट जो है ना, वो इस कौम, इस मुल्क की शान और जान है। It is such an amazing experience talking to you always. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। We love you. We gotta go. 5:32 हो गए, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम।